साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। क्या जो यहाँ की बोलियाँ हैं उन पर कितना काम हो रहा है आजकल, और जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी में जब भाषाएं आगे बढ़ रही हैं, तो क्या आदिवासी भाषाएं भी उस तरीके से कम्पीट कर रही हैं दूसरी मेन स्ट्रीम की जो भाषाएं कही जाती हैं सो कॉल्ड उनके साथ। तो आज के कार्यक्रम में भी उसी बातचीत को, उसी बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहते हैं झारखंड की दो महत्वपूर्ण भाषाओं पर, मुंडारी और खड़िया पर, कि क्या संथाली की तरह या दूसरी अन्य भाषाओं की तरह मुंडारी में और खड़िया में भी क्या कुछ बेहतरीन काम हो रहे हैं आजकल, नई टेक्नोलॉजी में कहाँ तक ये इन भाषाओं को सुविधाएं मिल रही हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो शोध कर रहे हैं, वो रिसर्च में कितना आगे आ रहा है, और भी क्या वर्तमान स्थिति है। क्योंकि जब भी आप किसी समाज के बारे में जानना चाहेंगे, जब भी किसी समाज का स्वरूप आपकी आंखों के सामने उभरता है, तो आपके मन में ये बात आती है कि उसकी भाषा कितनी समृद्ध है, उसकी सभ्यता कितनी समृद्ध है, उसकी जो संस्कृति है वो कितनी समृद्ध है। क्योंकि कोई भी विकसित समाज जो है वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने समाज के साथ ही विकास कर सकता है। तो आज के कार्यक्रम में खड़िया और मुंडारी पर बात करते हैं, और इस पर बात करके दो खास मेहमानों को हमने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल वीरेंद्र कुल्लू साहब का, जो SSM कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोगी का, जो बिरसा कॉलेज खूंटी में प्रोफेसर हैं। आप मुंडारी के, सोही साहब मुंडारी के प्रोफेसर हैं, और कुल्लू साहब खड़िया पढ़ाते हैं अपने छात्रों को। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सोही साहब, क्या आप तो क्योंकि खूंटी में रहते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुतायत आबादी आदिवासी है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो छात्र हैं वो आदिवासी भाषाओं में पढ़ते होंगे, क्या स्थिति है उस इलाके में मुंडारी भाषा की? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को जोहार कहूँगा, चूँकि मैं मुंडारी भाषा से संबंधित हूँ, और मैं मातृभाषा मेरी मुंडारी है, और मैं मुंडा इलाके में ही रहता हूँ, और बिरसा कॉलेज खूंटी में मुंडारी प्राध्यापक के रूप में कार्य करता हूँ। और चूँकि खूंटी जिला मुंडारी बहुल इलाका है, मुंडा समुदाय और मुंडारी भाषा का अटूट संबंध है प्राचीन काल से ही। चूँकि जितने भी जो लोगों से जुड़ाव है मुंडारी भाषा से ही है, सारे लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है मुंडारी भाषा। और खूंटी इलाके में अभी तक जो अन्य संपर्क भाषा है उस इलाके तक नहीं पहुंची हुई है। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जो मुंडारी भाषा के अलावे अन्य भाषा भी लोग नहीं जानते हैं। तो एक हिसाब से शुद्ध रूप में अभी भी मौजूद है खूंटी के इलाके में, खूंटी जिला के अंदर। इसलिए मुंडारी भाषा बहुल क्षेत्र के रूप में हम खूंटी को जानते हैं, और खूंटी का बहुत बड़ा इतिहास भी है, क्योंकि खूंटी से ही, मुंडारी भाषा से ही बहुत सा इतिहास जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा खूंटी इलाके के ही हैं, और उसी क्षेत्र से मुंडारी भाषा पर कई बड़ी बड़ी काम किया गया है। जैसे फादर जॉन होपमैन हुए, वो सर्वदा जो चर्च में थे, और वहीं से मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का रचना किया गया, और बृहद शब्दकोश का निर्माण सर्वदा स्कूल से ही हुआ। वो खूंटी जिला में ही स्थित है, इसलिए। और मीनासराम ओडिया, मथुरा कहानी वहीं सर्वदा स्कूल में रह कर के, उस इलाके में रह कर के मुंडारी भाषा, साहित्य, संस्कृति सब पर कार्य किया गया। इसलिए खूंटी बहुत पुराना जगह है, और साहित्य की दृष्टिकोण से हो या कार्य की दृष्टिकोण से हो, खूंटी का संबंध मुंडारी भाषा से बहुत प्राचीन काल से ही रहा है सर। चलिए डॉक्टर नील, ये जो जब हम लोग बात करते हैं रांची में रह के कि जो मेन स्ट्रीम की भाषाएं, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की भाषाएं, मुझे माफ़ करिएगा, जो हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं कही जाती हैं, तो कई बार लगता है कि जो विश्वविद्यालय हैं या जो कॉलेज हैं वहाँ पर कई बार जो आदिवासी भाषा उनके शिक्षक नहीं हैं,
या छात्र अपने ही हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं, उनको पीएचडी भी मिल जा रही है। खड़िया की क्या स्थिति है, कितने संतुष्ट हैं आप अभी जो स्थिति है उससे? जोहार। जब हम खड़िया की बात करते हैं, वास्तव में मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं हिंदी के बजाय खड़िया में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जब हम खड़िया की बात करते हैं और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और विद्यार्थियों की बात करते हैं, कभी कभी मुझे बहुत ख़राब लगता है। जो स्थिति वास्तव में होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आती है। एक कहें, विद्यार्थी अगर जागरूक हैं, उत्सुक हैं अपने भाषा और साहित्य संस्कृति को बचाने के लिए, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखलाने वाला कोई नहीं है। अभी भी अगर रांची विश्वविद्यालय की बात करें तो सिर्फ 5 या 6 शिक्षक हैं जो खड़िया पढ़ाते हैं। जैसे रांची विश्वविद्यालय में देखें तो यहाँ पर स्नातकोत्तर विभाग में वहाँ पर कुछ शिक्षक मिलेंगे। वीमेंस कॉलेज में अभी तक खाली ही है। मड़वारी कॉलेज में कोई नहीं है। रांची से दूर ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉलेज हैं, जैसे बेड़ो में एक शिक्षक हैं खड़िया के, सिसई में एक शिक्षक हैं, गुमला में एक शिक्षक हैं, सिमडेगा में एक शिक्षक हैं। तो इस तरह मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। शिक्षक होने चाहिए, विद्यार्थी होने चाहिए, तब हम खड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति को तीनों ओर से, तीनों तरफ से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या वजह है, किन वजहों से? एक तो आप बता ही रहे हैं कि शिक्षकों की काफ़ी कमी है, इसके अलावा और क्या वजह हैं? कैसे कहा जाता है कि जैसे बांग्ला साहित्य में कई ऐसी पॉपुलर रचनाएं हुई कि लोगों ने बांग्ला सीखा या फिर उसका अनुवाद कराया। क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं कि जो लिटरेचर बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया? क्या ऐसा भी कुछ वजह है? अगर खड़िया साहित्य की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जब मैं खड़िया साहित्य के इतिहास को देखता हूँ तो सर्वप्रथम विदेशियों ने खड़िया भाषा, साहित्य, संस्कृति, लोगों के बारे में लिखना शुरू किया। सर्वप्रथम विदेशियों ने लिखना शुरू किया। मुंडारी के साथ भी वही हाल है, संथाली में थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद में गैर आदिवासी लोगों ने लिखना शुरू किया, जैसे शरद चंद्र राय, रमेश चंद्र राय, गगन चंद्र बनर्जी वगैरह सब। उसके बाद जो तीसरी जो पीढ़ी है वो लिखने के लिए वो गैर आदिवासी भाई बहनों ने लिखना शुरू किया, और सबसे अंत में खड़िया समुदाय के लोगों ने लिखना शुरू किया। लेकिन साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य हमारे पास जितना होना चाहिए खड़िया साहित्य में उतना नहीं है। अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो कहानी की जो विधा है उसमें काफ़ी लेखन कार्य हुए हैं, उसमें सामग्री उपलब्ध है। कविता की बात करते हैं खड़िया कविता की तो उसमें काफ़ी कविताएं हैं। उपन्यास सिर्फ 2 उपन्यास हैं। एक मैंने लिखा था सोरेंग खोड़ी, वो पाठ्यक्रम में है, और अभी एक दूसरा मैंने लिखा कोलेंग, इसका अर्थ है राजा। ये एक हॉकी खिलाड़ी की कहानी है। तो ये सिर्फ 2 ही उपन्यास हैं, संस्मरण अभी तक नहीं है। यात्रा वृत्तांत एक फादर इरेनस टोप्पो, उन्होंने अभी फ़िलहाल लिखा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत को हम खड़िया में बुली लॉन्ग बोलते हैं। बुली लॉन्ग। तो इस तरह उन्होंने लिखा है। तो इस तरह जितनी भी विधाएं हैं उस तरह की रचनाएं अभी सामने आ रही हैं। अच्छा, ये जो क्योंकि मुंडारी और संथाली को की जब हम बात हमको लगता है कि नहीं, मुंडारी और संथाली थोड़ा सा इस मामले में समृद्ध है कि भाई उनको कुछ मौका ज़्यादा मिला। जो रिसर्च का मामला है, जो लड़के पीएचडी कर रहे हैं या जो एमफिल कर रहे हैं, तो क्या रिसर्च भी इन भाषाओं में हो रहा है तो किस तरह के विषय बच्चे चुन रहे हैं? बिल्कुल सही में, क्योंकि आदिम भाषाएं हैं ये, और क्योंकि मौखिक भाषाएं मौखिक तौर पर रही हैं और शिष्ट साहित्य में बदलने के लिए काफ़ी वक्त लगा। सबसे पहले मैं पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा को नमन करता हूँ, जिनके अथक प्रयास से 1980 से वो इन भाषाओं को एक यूनिवर्सिटी में जोड़ने का मौका मिला, और यूनिवर्सिटी में जोड़ने का मौका मिलने के बाद रचनाएं आने लगी और लोग सृजनात्मक रूप से कार्य करने लगे। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो
उनको सिखाया बताया गया कि जब तक जनजातीय भाषाओं की रचना नहीं होगी तब तक समाज का सही रूप से विकास नहीं हो सकता है। समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए जो 1980 के बाद के में जो डिपार्टमेंट बनाया गया, वो डिपार्टमेंट अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ और इन भाषाओं को पनपने फूलने फलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद से चूँकि मुंडारी भाषा करीब करीब 1830 ईस्वी के आसपास से वो लिखने शुरू हुई है और सिर्फ साहित्य का आरंभ भी करीब मुंडारी भाषा के हिसाब से, मुंडारी भाषा के कार्यक्रम के हिसाब से, चूँकि मैंने उस पर किताब लिखी है, तो मैं 1830 ईस्वी के आसपास से मैं मानता हूँ। और पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी अपनी जो किताब है बुद्धू बब्बर, उनकी कहानियाँ और उनकी जो गीत है प्रीत पाला और रामायण पाला, उसमें भी जिक्र करते हैं। तो हम मुंडारी भाषा को वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो जितना समृद्ध होना चाहिए था अभी के हिसाब से, क्योंकि प्राचीन काल में तो कई रचनाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में जो बीच में 10-15 वर्षों का जो गैप हो गया है, खालीपन हो गया है, उसमें हमारे रचनाएं, हमारे जो लेखक हैं वो सही रूप से नहीं आ पा रहे हैं। ये कि इसको पाटने की आवश्यकता है। अगर पाटते हैं तो ये मुंडारी भाषा भी जो, क्योंकि ये समृद्ध भाषा अपने आप में है, इसको पनपने और संरक्षण देने की भरपूर अगर प्रयास किया जाए तो कई लोग इसमें जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का अवसर जो कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिला है, तो हम लोग यही आशा करते हैं जो कि आने वाली जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, मुंडारी भाषा का प्रयोग हमेशा अक्सर करे और जगह जगह पर करे, तो निश्चित रूप से जो मुंडारी भाषा की जो परिपक्वता है, प्राचीन काल में रही है, व्यापकता है, और अधिक बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लिटरेचर पर कितना काम है, साहित्य कितना स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल, अभी तक सर मुंडारी भाषा साहित्य के दृष्टिकोण से कई सारी रचनाएं तो आई है। जिस शब्दकोश में मैंने कहा था कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, फिर डॉक्टर मनमसी मुंडू के द्वारा भी एक शब्दकोश है जो टुंको-ढारी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, और कई उपन्यास भी है। उपन्यास में से गुईराम नामक एक पुस्तक है जो काशीनाथ सिंह कांडे मुंडा द्वारा रचित है। जिस तरह से जो अधिक रचनाएं आनी चाहिए थी वैसा भी नहीं आ पाया सर। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपने खुद ही उपन्यास लिखा है और ये एक तरीके से आपने एहसानी किया है, जो दौर है उस दौर में कह सकते हैं इसको, लिखा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हम तो ये भी पढ़ते हैं कि हमारी भाषाओं में जो कविताएं हैं, हमारी भाषाओं मतलब दूसरी आदिवासी भाषाओं में, जिसमें खड़िया, मुंडारी, संथाली हो भी है, उनका अनुवाद होकर दूसरे विश्वविद्यालयों में, दुनिया के दूसरे देशों में भी पढ़ाया जा रहा है। उस पर बहस हो रही है। यहाँ के लोग जाते हैं बाहर के सेमिनारों में, बोल कर आते हैं। विद इन द कंट्री ऐसा कम हो पाता है, क्यों, क्या वजह है? आपका कहने का तात्पर्य कि अनुवाद, मैं अनुवाद को लेकर, जैसे कि जो रचनाएं यहाँ हो रही हैं, जो लेखक हैं, जैसे आपने ही खड़िया में उपन्यास लिखा, तो कई बार ऐसी खबरें हमारे पास आती हैं कि अमुक उपन्यास जो अमुक ट्राइबल लैंग्वेज में लिखा गया था, उसका जापानीज में अनुवाद हो गया, ओसाका विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन भारत के ही जैसे रांची विश्वविद्यालय है या सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, हम सौभाग्यशाली हमारे पास कुछ विश्वविद्यालय अच्छे हैं झारखंड में, लेकिन यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, या यही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, या यही दिल्ली विश्वविद्यालय में, या यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, या यही प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में, जादवपुर में, अपने ही देश में कितना अनुवाद हो पाता है, कितना काम हो पाता है इस पर? अच्छा, अगर हम अनुवाद के क्षेत्र में खड़िया भाषा या साहित्य को देखते हैं तो सर्वप्रथम नाम आता है हमारे झारखंड, हमारे रांची की खड़िया विद्वान और लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रोज करकट्टा। आप तो जानते ही होंगे, ये जाना पहचाना चेहरा है, एक ख्याति प्राप्त है ना, तो छवि है। कहने का तात्पर्य कि उन्होंने पहली बार प्रेमचंद आ लुंकोए, मैंने प्रेमचंद की 10 कहानियों का उन्होंने
हिंदी में अनुवाद किया और जो पाठ्यक्रम में भी रांची विश्वविद्यालय के खड़िया विभाग के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। और जैसे मैंने भी खड़िया में उपन्यास लिखा तो उस पुस्तक में मैंने हिंदी में अनुवाद दिया। किसी ने मुझे कहा कि इसको अंग्रेजी में भी अनुवाद कर दीजिए और तीनों एक ही साथ रख दीजिए, तो मैं बोल के बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि हम कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, मान लिया पुस्तक हम प्रकाशित कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ खर्च आते हैं। मान लिया मैं कुछ किताब लिख रहा हूँ, कुछ कार्य कर रहा हूँ, ये सृजनात्मक कार्य ही क्यों ना हो, अगर पैसे वापस ना मिलें तो फिर क्या फ़ायदा है लिखने का। सबसे पहले यही बात सामने आती है, इसलिए लोग साहित्य की ओर नहीं झुकते। क्या फ़ायदा है लिख के, मान लिया मैं 1 लाख लगाया तो मुझे 20,000 आ रहा है, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए युवाओं का रुझान लिखने की ओर नहीं जाता है। आजकल जानते ही हैं कि एक पैसा लगाओ और फिर वापस भी पाओ। तो जो समाज है हमारा, ये जो सरकार है हमारी, वो कैसे इसमें सहयोग कर सकती है ताकि ये लेखन का काम आगे बढ़े? सरकार की ओर से भी प्रयास किए गए हैं, किए जा रहे हैं। समय समय पर कुछ प्रोजेक्ट योजनाएं आती हैं और उसके तहत सृजनात्मक लेखन, साहित्यिक लेखन को बढ़ावा मिलता है। कुछ स्वयंसेवी संघ हैं, संगठन हैं, वे भी लेखन कार्य अगर कोई कर रहा है इस क्षेत्र में तो उधर उस क्षेत्र में मदद करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जिससे लेखक उत्साहित होकर मन और हृदय से कुछ अपनी रचनाएं लिखें। मैं सोचता हूँ अगर लेखन कार्य किया जाए और उसमें कुछ योजनाएं बने, उन्हें मदद की आवश्यकता है, मदद करे कोई भी संगठन, तो ये जो गैप है वह भरा जा सकता है और साहित्य विकसित हो सकता है। हाँ, जैसे विश्वविद्यालयों में भी अगर मान लिया कुछ रेसिडेंट लेखकों को रख लें, वो पैसे दें, लिखवाएं, क्योंकि विश्वविद्यालय तो हमारे पास ठीक ठाक है झारखंड में, तो ये काम हो सकता है। मुझे बताइए कि जैसे आजकल तो बहुत सारा ज़माना, हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है और सबके पास वो इंटरनेट है पॉकेट में, तो लोग कहते हैं कि नहीं यूट्यूब पे आ जाना, जब आप कंप्यूटर पे कंपोज करने जाते हैं तो यूनिकोड में आपकी भाषा का होना कि आपने उसको बदल के लिख लिया। उस क्षेत्र में आदिवासी भाषाएं कहाँ पर है? नया मीडिया है जी इंटरनेट का, उस पर कितना दखल है इन भाषाओं का? चूँकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी में अपनी भाषाओं को रखना या उस पर कार्य करना, इसके लिए थोड़ी पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। वो मशीन की दुनिया में इन भाषाओं को सम्मिलित करना अपने आप में तो चुनौती है ही, और चुनौतियों का सामना करने के लिए या चुनौतियों का भार ढोने के लिए उस समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो ऐसे छात्र हैं या कई ऐसे युवा हैं और ऐसे लोग हैं जो IIT वगैरह पढ़ के निकल रहे हैं या अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे फैकल्टी पढ़ कर निकल रहे हैं, वैसे लोगों को इन भाषाओं पर भी काम करना चाहिए। जैसे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है कई जगह, कई यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है। उन यूनिवर्सिटी के लोगों को, वहाँ से जो छात्र निकलते हैं, वैसे लोगों को एक बृहत रूप दे करके, एक योजना बना करके इन भाषाओं को भी, तो इन भाषाओं पर भी काम कर सकते हैं। ऐसा में एक समृद्धता बनी रहेगी। जैसे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, वैसे जगहों पर इन भाषाओं को भी सम्मिलित करने से इसकी समृद्धता शैक्षणिक दृष्टिकोण से बढ़ेगी। और साथ साथ में चूँकि जो जनजातीय भाषा है, ये राजकीय, झारखंड के दृष्टिकोण से राजकीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो राजकीय भाषा दर्जा प्राप्त होने के लिए जो शर्तें हैं, उन शर्तों का अनुपालन करने के लिए सरकार को चाहिए या जो भी यहाँ संस्थानें हैं उनको चाहिए कि इन भाषाओं को कैसे सम्मिलित किया जाए और विभिन्न योजनाओं में, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कई संस्थान हो, और ऐसे जगहों पर यदि हम इन भाषाओं को सम्मिलित करते हैं तो अपने आप में फलने फूलने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो अगर ऐसा अवसर मिलता है तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जो जितना सोशल मीडियास है, उन वैसे जगहों पर इन भाषाओं को हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं और विस्तार होने में भी इनको एक मौका मिल सकता है। सर, जो यंग लोग हैं सर, जो यंग जनरेशन है,
उसका कितना प्रेम है इन भाषाओं को लेकर? जब हम अभी के पीढ़ी की बात करते हैं तो उनका जो मकसद है वो तुरंत उन्हें मिलना चाहिए, जो उद्देश्य है तुरंत वे हासिल करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। जब हम मीडिया की बात करते हैं और मैं उसमें देखता हूँ खड़िया साहित्य को, भाषा को, उनमें भाषाई प्रेम उतना ही रहेगा जितना उन्हें आमदनी मिलेगी। ऐसा ही है, अगर आमदनी नहीं मिल रही तो भाषा से कोई प्रेम नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन ये बात तो गलत है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि मुझे अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति की भी रक्षा करनी है, उन्हें संरक्षण देना है, साथ में मुझे इससे जीविका भी, मेरी जीविका चलनी चाहिए। तो लेकिन इसमें इन दोनों में सामंजस्य जरूरी है। आप बात कर रहे थे यूनिकोड फ्रेंडली की बात कर रहे थे, तो जैसे खड़िया साहित्य, इसमें यूट्यूब्स वगैरह भाषाई दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से यूट्यूब में और विभिन्न चैनलों में उपलब्ध है साहित्य। लेकिन हम जैसे यूनिकोड की बात करते हैं तो खड़िया को अभी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं और उसी से हम गूगल मामा के जरिए आगे बढ़ते हैं। ये एक दिक्कत है। जैसे लिपि की बात करते हैं तो मैं याद करता हूँ उड़ीसा के एक एमएलए थे जुनास बिलोंग, तो उन्होंने खड़िया लिपि विकसित की थी लेकिन वहीं तक सीमित रह गई। अभी फादर क्रिस्टोफर डुंगडुंग यीशु समाज जी, तो वे खड़िया के लिए एक लिपि उन्होंने सर्जन किया है, कलगा लिपि। इसे विकसित करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ यूनिकोड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आप इस पर कह रहे कि आने वाले दिनों में हम इस स्थिति में हों कि हमारी सारी भाषाएं कंप्यूटर फ्रेंडली हों, हम उस पर टाइप कर पाएँ, उस पर नई चीज़ें लिख पाएँ। एक चीज़ और बताइए कि जैसे आज का जो यूथ है उसमें ठीक है, वो चाहता है कि रिटर्न को जल्दी मिले और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पैसा भी चाहिए, आपको शोहरत भी चाहिए। लेकिन एक होता है कि हाँ, मन से हमारा आकर्षण भी है, एक होता है कि हाँ हम जुनूनी हैं, हमको जुनून है कि वो हो। कितना जुनूनी है आज के युवा अपनी भाषाओं को, अपने कल्चर को, अपने गानों को लेकर? अगर हम गीतों की बात करते हैं, लोकगीत, अभी फ़िलहाल ही एक योजना या प्रोजेक्ट कहें टाटा की ओर से निकाली गई थी, तो उसमें अनुरंजन कीड़ो जो हैं, वे शायद आप जानते भी होंगे, तो उन्हें खड़िया भाषा पर जो लोकगीतों का जो संकलन करना है, ये कार्य उस प्रोजेक्ट के तहत उनको मिला है। वे इधर उधर जैसे जिस ओर खड़िया बहुल है, जिस ओर खड़िया भाषाई लोग हैं, उन क्षेत्रों का वे दौरा कर रहे हैं, जैसे गुमला, सिमडेगा, जसपुर, जिधर भी हैं, जिधर खड़िया क्षेत्र है, खड़िया लोग हैं, वे दौरा कर रहे हैं और लोकगीतों का वो संकलन कर रहे हैं। इसके पहले भी रांची रेडियो आकाशवाणी की ओर से मेरी सोरेन जो थी, उन्होंने खड़िया लोकगीतों का संकलन किया और बहुत अच्छा संकलन किया। शायद मैं सोचता हूँ आर्काइव में संकलित है। मुंडारी को लेके युवाओं की क्या रुचि है? मेरे पास सिर्फ 1 ही मिनट का वक्त। बिल्कुल से, क्योंकि अभी जैसे रोजगार से जुड़ी हुई भाषा होने के चलते कई लोग अभी जुड़ रहे हैं सर, जो अभी जो मुंडारी भाषा से विलुप्त या तो जो अभी दूर हो गए हैं, वैसे लोग फिर अभी वापस अपनी मातृभाषा को, अपनी मुंडारी भाषा को सीखने के लिए पूरा जोर लगाए हैं। मेरे पास कई लोग संपर्क करते हैं जो कि मुंडारी भाषा नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं, वैसे लोग मेरे से संपर्क करते हैं और मैं भरसक प्रयास करता हूँ, उनको सिखाता हूँ और इस तरह से रुचि फिर जागृत हो गई है, क्योंकि रोजगार की भाषा बन गई है मुंडारी भाषा। इसलिए लोग, क्योंकि रोजगार की भाषा है तो लोग जुड़ना चाहते हैं, रोजगार के माध्यम से ही सही, लेकिन लोग जुड़ना चाहते हैं। तो युवा पीढ़ी भी अभी कुछ तो सचेत हो गई है और अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य, समाज, सारे चीज़ों को लेकर के अभी आगे बढ़ना चाहती है। चलिए, आप, मेरे पास वक्त नहीं है तो हम बातचीत को आगे बढ़ाते। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस प्रदेश में हैं जहाँ पर अखड़ा की संस्कृति रही है, तो हम काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं
और ये उम्मीद की जानी चाहिए सकारात्मक कि इन भाषाओं का जो भविष्य है वो काफ़ी बेहतर होगा। और जो कहा जाता है ना कि विलुप्त प्राय हो रही हैं भाषाएँ, उनमें आदिवासी भाषाएँ ज़्यादा हैं, वैसी नौबत ना आए और हमारी भाषाएँ समृद्ध हों, हम इसकी कामना करते हैं। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार साहब।